गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आप शानदार तरीके से करंट अफेयर्स पढ़िए। परीक्षा में प्रश्न जो भी आ रहे हैं आपको इसी करंट अफेयर्स के पीडीएफ में से सारे प्रश्न आ जाएंगे। आप लगातार इसको पढ़िए और डेली बेसिस पर पढ़िए। प्रतिदिन सीएल कैरियर एकेडमी को विजिट करिए और वहां पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा और जो है शानदार करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल परीक्षा के लिए उपयोग। कोई भी बेकार का करंट अफेयर्स नहीं, आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न ही यहाँ पर बताए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर देखिए, शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है आपके पास? किस देश को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया है? किस देश को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है? किस देश को? तो बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में जिसे नामित किया गया है उसका नाम है बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश, है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें अमेरिका, बेल्जियम, ब्राजील और कुवैत दिया हुआ है। तो इनमें से ऐसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो ऐसे इसमें से आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको एक को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दिए यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम सब सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। यूनाइटेड किंगडम यूके को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, है ना। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बायो एशिया 2023 क्या है और इसके बारे में क्या बातें हैं, इसके बारे में हम देखते हैं पूरे डिटेल से कि बायो एशिया 2023 क्या है, इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन जो हुआ है, इसका आयोजन भारत में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। तो ये बात आपको याद रखना है, तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है बायो एशिया का सम्मेलन। बायो एशिया बायो एशिया, बायो एशिया का 20वां संस्करण, है ना। देखेंगे 20वां संस्करण, बायो एशिया का 20वां संस्करण होगा, है ना। याद रखिएगा, आयोजन हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में, तेलंगाना, ना, हैदराबाद तेलंगाना में होगा। एक प्रश्न होगा। और कब होगा? तो इसी फरवरी में होगा बायो एशिया का सम्मेलन, 24 से 26 फरवरी 2023, है ना। 24 से 26 फरवरी 24 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजन होगा, 2023 तक आयोजन होगा। तो ये याद रखना है। एक प्रश्न ये, बायो एशिया किस देश को बायो एशिया जो भारत के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अब बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन होगा हैदराबाद तेलंगाना में, तेलंगाना सरकार के द्वारा 24 से 26 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है 20वें संस्करण के इस बायो एशिया सम्मेलन के। बायो एशिया का लोगो और थीम, एडवांसिंग फॉर वन, इसका थीम देख लेना है। एडवांसिंग फॉर वन, मानवकृत स्वास्थ्य देखभाल की अगली पीढ़ी को आकार देना, ये इसका जो है लोगो और थीम होगा इसका। चौबीस से 26 फरवरी का हैदराबाद में, एडवांसिंग फॉर वन, इसका जो थीम मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं। थीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम। यहां पर थीम आप लोग याद कर लीजिएगा, एडवांसिंग फॉर वन, एडवांसिंग फॉर वन थीम जो है एडवांसिंग फॉर वन
शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, शेपिंग द नेक्स्ट generation, shaping the next generation of humanized healthcare, generation of humanized healthcare, है ना, ह्यूमनाइड हेल्थ केयर। तो ये इसका जो है ये थीम हो जाएगा यहाँ तक, ये सब इसका जो है ये इसका थीम होगा, ये वाला मैं इसको घेर देता हूँ। आप लोग पूरे इसके थीम को आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात होगी, ये थीम है। एडवांसिंग फॉरवर्ड शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइड हेल्थ केयर, थीम है बायो एशिया 2023 के लिए, जिसका भागीदार देश जो है यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सारी बातों को याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। बायो एशिया के बारे में जानते हैं। ये बायो एशिया है क्या? बायो एशिया सम्मेलन क्या है? तो बायो एशिया सम्मेलन जो है एशिया के सबसे बड़े जीवन विज्ञान और हेल्थ टेक फोरम की वार्षिक श्रृंखला है ना। एशिया के सबसे बड़े जीवन विज्ञान और हेल्थ टेक फोरम, एशिया के सबसे बड़े हेल्थ टेक, एशिया के सबसे बड़े हेल्थ टेक फोरम और जीवन विज्ञान हेल्थ टेक फोरम एवं जीवन विज्ञान की श्रृंखला है जो इसको आयोजन किया जाता है। तो जीवन विज्ञान से जुड़े हुए फोरम है और हेल्थ केयर के सिस्टम के लिए यह जो है आयोजित किया जाता है हर वर्ष, वार्षिक श्रृंखला है। तो इसी का अगला श्रृंखला जो है आयोजित किया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। चलिए अगला प्रश्न। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड, 74वें गणतंत्र दिवस जो परेड है, किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो आप याद रखिएगा, पहला पुरस्कार उत्तराखंड की झांकी, डी बिल्कुल सही जवाब है। पहला पुरस्कार उत्तराखंड की झांकी को मिला है, याद रखेंगे। उत्तराखंड की झांकी 74वें गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ था ना 26 जनवरी 2023 को, है ना, कहां पर हुआ था? कर्तव्य पथ पर झांकी निकाली गई थी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें राज्यों, बहुत सारे संस्थानों की अपनी अपनी झांकियां निकाली गई थी। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला पुरस्कार जो है उत्तराखंड की झांकी को मिला है। उत्तराखंड की झांकी का थीम क्या था? झांकी की थीम, उत्तराखंड की झांकी की किस थीम पर आधारित था? तो उत्तराखंड की झांकी जो है ये किस थीम पर आधारित थी, ये प्रश्न होगा। तो उत्तराखंड की झांकी जिस थीम पर आधारित थी मानसखंड थीम, मानसखंड था, मानसखंड इसकी। तो मानसखंड थीम के पर जो है ये आयोजित किया गया था, मानसखंड थीम के साथ। दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र को, ये तो पहला हो गया। दूसरा पुरस्कार जो है महाराष्ट्र। तीसरा पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को,
उत्तर प्रदेश को, है ना। उत्तर प्रदेश का जो झांकी था उसका था अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित था। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? अयोध्या दीपोत्सव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। इससे और जुड़े हुए प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत ही शानदार शानदार और भी प्रश्न इस पर मिलेंगे। तो झांकियों के में पहला दूसरा ये सब पुरस्कार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्यूमा, आप लोग देखा होगा प्यूमा के जो बहुत सारे जूते वगैरह सब आते हैं। तो प्यूमा इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। प्यूमा है ना, इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ब्रांड के फुटवियर, अपैरल और एक्सेसरीज को प्रमोट करेंगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। हरमनप्रीत कौर विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा जैसे एम्बेसडरों के रोस्टर में शामिल हो गई हैं। अन्य चुने गए थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिए आप लोग। निखत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। अन्यों के थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम निकहत जरीन जो है ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की निकहत जरीन जो है इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तराखंड राज्य के लिए प्रसून जोशी, उत्तराखंड राज्य प्रसून जोशी, उत्तराखंड राज्य प्रसून जोशी, उत्तराखंड राज्य के लिए प्रसून जोशी को बनाया गया है, यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस, MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस है ना। महेंद्र सिंह धोनी को गरुड़ एरोस्पेस का बनाया गया है। सोनू सूद देश के मेंटर है ना, अभियान। सोनू सूद देश के मेंटर हैं, देश के मेंटर अभियान के, ये अभियान है ना देश के मेंटर, तो देश के मेंटर अभियान के जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चौथे नंबर पे ये देख सकते हैं। PR सीरीजेस केरल पर्यटन, पांचवा केरल पर्यटन ने अपना जो है PR सीरीजेस भारतीय हॉकी टीम में जो है गोलकीपर हैं। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, छठे नंबर पे संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इन कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के नाम आपको याद रखना है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं और ये जो है ये आप याद रखेंगे। एडिडास ने हिमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी याद रखिए। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? भारत में G20 का शिखर सम्मेलन इस साल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो उससे संबंधित बहुत सारे बैठक, रोजगार, पर्यटन, सांसद, एनर्जी, ये सब का जो है G20 का बैठक अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में होता रहेगा। तो देखो किस राज्य में G20 का रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? कहां पर की जाएगी रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक? तो यह किया जाएगा राजस्थान में। इसका उत्तर सही हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। इसका राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा।
और इसकी जो बैठक हुई है इसमें भारत 19 देशों और यूरोपीय संघ, भारत सहित 19 देश, यूरोपीय संघ, 9 अतिथि देश और 9 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को इसमें भाग ले रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर में आज जो है ना 2 तारीख को रोजगार कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई। ये ध्यान रखना है, जिसमें मजबूत जनादेश, टिकाऊ एवं संतुलित सामंजस्य और नौकरी समृद्ध विकास को बढ़ावा देने और उसको विकसित करने वाले रोजगार श्रम को प्राथमिकता और इनसे संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। 3 दिवसीय बैठक है ना, ये 3 दिवसीय बैठक है जो 2, 3 और 4 तारीख को हुई है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, इस पर जो है बैठक हो रही है। तो रोजगार समूह की जो पहली बैठक होगी वो, दूसरी बैठक होगी गुवाहाटी में, तीसरी जेनेवा में और चौथी बैठक इंदौर में होगी। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। दूसरी बैठक कहाँ होगी यहां पे देखेंगे, ये पहली बैठक है। ये कौन सी बैठक है? पहली। दूसरी बैठक, ये भी याद रखना है। दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ होगा? गुवाहाटी। दूसरी बैठक की गुवाहाटी। तीसरी बैठक का आयोजन होगा जिनेवा। चौथी बैठक का आयोजन इंदौर। तो इस तरीके से रोजगार कार्य समूह की जो पहली बैठक आयोजित हो रही है राजस्थान के जोधपुर में, दूसरी गुवाहाटी, तीसरी जिनेवा और चौथी बैठक इंदौर में आयोजित होने वाली है। तो इस तरीके से जो है रोजगार और इन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक आयोजित किया जा रहा है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, है ना, ये आप याद रखेंगे। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनको क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं सीईओ को। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, माधवेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। माधवेंद्र सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसको? गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा, गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड के द्वारा नियुक्त किया गया है, है ना, इसके द्वारा नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर समुद्री नौ सेना और रसद सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध तंत्र के रूप में इसकी जो है स्थापना की गई है। तो रसद विभाग पहुंचाना, नौसेना से संबंधित चीजों को पहुंचाने, इसके लिए इसको किया गया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में संबंधित शासकीय दस्तावेजों के साथ अन्य अधीनस्थ उद्योग प्राधिकरण सेवाओं की एक श्रृंखला की मेजबानी करेंगे। तो इसका जो है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गांधीनगर गिफ्ट सिटी, गांधीनगर को गिफ्ट सिटी कहते हैं। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, गिफ्ट सिटी, ये भी याद रखिएगा। तो माधवेंद्र सिंह को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है।
गांधीनगर में गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यकारी स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। तो भी याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा, माधवेंद्र सिंह को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री के शेरपा अमिताभ कांत, याद रखिएगा। ये पहले नीति आयोग के सीईओ भी थे, अब नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया है, याद रखेंगे। G20 के शेरपा अमिताभ कांत है ना। G20 जो सम्मेलन होने वाला है उनके शेरपा, G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने, है ना। एक बात ध्यान रखना, जो G20 सम्मेलन हो रहा है ना, वो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के शेरपा है अमिताभ कांत। तो G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है? 30 जनवरी को रामभाऊ मलांगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप अमिताभ कांत ने उद्घाटन किया। कहां पर? तो ये किया है, आप इसका नाम जरूर याद रखेंगे, रामभाऊ मलांगी प्रबोधिनी, रामभाऊ मलांगी महालगी रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित किया गया। तो इसका उद्घाटन तो अमिताभ कांत ने किया, लेकिन इसका आयोजन हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा इसका आयोजन किया गया है ना। तो यह जो है उद्घाटन जो हुआ है मुंबई के पास, है ना, मुंबई के पास रामभाऊ मलांगी प्रबोधिनी के उत्तान परिसर में इसका आयोजन मुंबई के पास, है ना। तो इसका आयोजन मुंबई में, आयोजन जो हुआ है, आयोजन मुंबई में, ये जो है मुंबई में, मुंबई के पास ही है रामभाऊ मलांगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ये मुंबई में है और मुंबई में ही इसका इस जगह पे आयोजन किया गया है। तो ये अच्छा प्रश्न होगा। तो इस कार्यक्रम में देश भर से कुल 150 युवा भाग लेंगे और सर्वश्रेष्ठ 2 प्रतिनिधियों को 15,000 और 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और इसमें वैश्विक शांति से लेकर विश्व आर्थिक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण पर चर्चा की जाएगी। इस तरीके से इस पर चर्चा की जाएगी। देश भर से 150 युवा भाग लेंगे, देश भर से
150 युवा भाग लेंगे तथा दो प्रतियोगियों को 10,000 और 15,000 का पुरस्कार भी मिलेगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा, है ना। 10,000 और 15,000, 15,000 पहले को 15 दूसरे को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। किसने सेनवान पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो पहली बार पिछले साल मार्च वगैरह के महीने में, मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया का पूर्व महान स्पिन गेंदबाज शेन वार्न का जो है निधन हो गया था, तो उन्हीं के सम्मान में शेन वार्न पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रखा गया था। जो अब यह पुरस्कार किसने जीता था पहली बार ही? तो ये जीता है उस्मान ख्वाजा ने। ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए ही हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और इनको जो है उस्मान ख्वाजा ने शेन वार्न पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महान खिलाड़ी शेन वार्न के नाम पर यह है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, उस्मान ख्वाजा इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल के तहत कितने लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना है? हर गांव हरियाली पहल के तहत कितने लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, 90 लाख पौधे लगाने का अभी रिकॉर्ड बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का जो सांबा जिला में पल्ली गांव है, पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है ना। तो ये सांबा में पौधे लगाए गए, है ना। तो जम्मू कश्मीर में जो है हर गांव हरियाली पहल की शुरुआत हुई है। इसके तहत 90 लाख पौधे जो है लगाए गए हैं। अब देखेंगे एक और सांबा जिले का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है यही है, सांबा जिले का पल्ली गांव इज द राइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो सांबा जिले का पल्ली गांव जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। बहुत 90 लाख पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। हर गांव हरियाली के तहत इस साल जम्मू कश्मीर में लगाए गए 90 लाख पौधे, है ना। हर गांव चालू वित्त वर्ष 1.35 करोड़ पौधे रोपने का निर्धारित लक्ष्य में 90 लाख पौधे रोपे गए। लक्ष्य रखा था 1.35 करोड़, इतना पौधे लगाने का लक्ष्य था, लेकिन लगा है 90 लाख सिर्फ, है ना। तो यह याद रखना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे यूनाइटेड किंगडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, है ना। यूनाइटेड किंगडम, इनको बोलते हैं यूके शॉर्ट में, यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन है, के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इससे सम्मानित किया गया है आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। किसके लिए? आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है ना यह पुरस्कार दिया गया है मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर की तरफ से लाइफ टाइम यह पुरस्कार जो दिया गया है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के तरफ से, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से दिया गया। तो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर की तरफ से यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2004 से 2014 तक जो भारतीय प्रधानमंत्री रहे थे मनमोहन सिंह, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोल अदिति चौहान भी शामिल हैं। अगर हम बात करें कि और लोगों को भी इसे सम्मानित किया गया है तो और कौन कौन से लोग हैं, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। सम्मानित होने वालों में बॉलीवुड परिणीति चोपड़ा एक हैं, परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, एक ये हो गए। राघव चड्ढा, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, आधार पूनावाला, और अदिति चौहान, चौथा जो होगा अदिति चौहान, है ना, अदिति चौहान। तो ये इन चार लोगों को भी इसके साथ दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, इनको भी याद रखिए। परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा, आधार पूनावाला और अदिति चौहान भारतीय फुटबॉल टीम की गोलकीपर हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने 20 का सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम को इन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम को नई राजधानी के रूप में घोषित किया है और इसके पर्याप्त कारण भी दिए कि जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब विशाखापट्टनम होगी, है ना, जबकि 2015 के बाद अमरावती राजधानी थी। अमरावती से अब विशाखापट्टनम, राजधानी होगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि वहाँ पे सुविधाएं यहाँ से ज़्यादा है और अच्छा है ट्रेड के लिए, हर चीज़ों के लिए वहाँ पर कि घोषित कर दिया वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। 23 अप्रैल 2015 को आंध्र प्रदेश अमरावती को अपना राजधानी घोषित किया था। अमरावती 2015 में अमरावती को जो है 2015 में इन्होंने राजधानी घोषित की थी। 2020 में 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई थी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, लेकिन बाद में इस चीज को आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम को प्रमुख पर्यटन स्थल में शुमार है इसके वजह से, और यहाँ पर निवेशक जिसमें संपन्न बंदरगाह, आईटी उद्योग, इस्पात संयंत्र के अलावा आर्थिक केंद्र भी है, इसलिए जो है इसको बनाया गया है राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम को। और साथ ही साथ यहाँ पर बंदरगाह, आईटी, हवाई, रेल और जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए विशाखापट्टनम को बनाया गया है राजधानी। तो ध्यान क्या, मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी इसके सीएम है यहाँ के। आप लोग बताइए यहाँ के राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, ये बताना है आपको। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है। G20 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो G20 की, देखिए G20 की कई इस तरीके की
वर्किंग ग्रुप की बैठक, इस तरीके की बैठकें आयोजित की जा रही है। इंटरनेशनल है ना फाइनेंशियल आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आयोजित की जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। बी बिल्कुल सही जवाब है, इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा G20 की बैठक ये जो होगी चंडीगढ़ में G20 प्रेसिडेंटिक फाइनेंशियल आर्किटेक्ट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक जो है ये संपन्न हुई है चंडीगढ़ में। 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई, 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है ना, ये भी याद रखिएगा चंडीगढ़ में हुआ है। आर्थिक मामलों के विभाग आर्थिक अनुपम पी मथाई ने संबोधित करते हुए इसके सफलता पर सबको धन्यवाद दिया जो चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। और ये शुरू हुआ था 30 जनवरी और 31 जनवरी 30-31 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है ना। तो आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रुप की यहाँ पे जो बैठक हुई है याद रखिएगा। विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह, विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो विश्व अंतरधार्मिक सप्ताह जो है 1 से 7 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाना है। हर साल फरवरी के पहले हफ्ते में 1 से 7 फरवरी तक वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का आयोजन हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव से है जो धर्मों के बीच शांति के विश्व का आह्वान करता है। यह धर्मों के बीच शांति के विश्वव्यापी उत्सव का आह्वान करता है। यह धर्मों के बीच शांति के लिए विश्वव्यापी आह्वान करता है। यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह प्रूफ किया गया और उसके द्वारा ही ये किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से इसको शुरू किया गया है। लोगों को एक साथ लाना है, चाहे वे किसी भी धर्म का पालन करें। इसका लक्ष्य क्या है? सप्ताह भर चलने लोगों को एक साथ लाना है, किसी भी धर्म का पालन कर रहे हैं लोगों को एक साथ लाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित है, महासभा द्वारा प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा फरवरी 1 से 7 फरवरी के बीच विश्व अंतरधार्मिक जो है ना सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा यह किया गया है अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अहमदाबाद में किया गया 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है अहमदाबाद इज द राइट आंसर। तीसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान 27 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में साइंस सिटी में शुरू हुआ है ना। 27 जनवरी 2023 को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुआ। 27 जनवरी 2023 को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुआ। साइंस सिटी में शुरू हुआ है ना। तो याद रखिएगा 27 जनवरी 2023 को अहमदाबाद साइंस सिटी में इसका आयोजन हुआ, इसका किया गया। गुजरात विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन विजय नाहेरा, उद्घाटन विजय नाहेरा, उद्घाटन विजय नाहेरा के द्वारा किया गया।
यह 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी तक होगा। तो इसका आयोजन जो है 31 जनवरी तक होगा। 5 दिनों का कार्यक्रम है। वैज्ञानिकों, बाल वैज्ञानिकों, स्कॉलर शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। 1400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में इतने प्रतिनिधि भाग लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा। देश भर से 850 से अधिक छात्र कांग्रेस के अपनी अनूठी परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। ये सब याद रखना। 27 से 31 दिसंबर के बीच नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भारत सरकार द्वारा समर्थित है। यह बच्चों की जिज्ञासा जगाता है, उनकी रचनात्मकता को प्रकट करने और उनकी कल्पना को आकार देने का अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को आसपास के भौतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़कर स्कूलों में विज्ञान को पढ़ाने और सीखने के तरीकों में बदलाव लाना है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में यह हुआ है। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम है सी आदित्य L1 इज द राइट आंसर। आदित्य L1 इसका सही जवाब होगा। सूर्य का अवलोकन करने के लिए पहला जो है इस तरीके का मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आदित्य 1 नाम था, इसका नाम बदलकर आदित्य L1 मिशन कर दिया गया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया है ना। केवल सौर किरण का अवलोकन करने तक सीमित था, लेकिन अब ये कर दिया। खगोल विज्ञान मिशन है इसरो द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो द्वारा ये लॉन्च किया जाना है ना। इसका नाम है, पहले नाम था आदित्य 1, अब इसको बदल कर आदित्य L1 कर दिया गया है। ये एक स्पेस में अंतरिक्ष मिशन है सूर्य का भी। इस अभियान के तहत एस्ट्रोसैट के बाद यह इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करना। कोरोना उद्देश्य सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर एवं फोटोस्फीयर का अध्ययन करना। तो याद रखिएगा, आदित्य L1 इसरो का मिशन है सूर्य के लिए अध्ययन करने के लिए। इसका उद्देश्य ये रखा गया है। इसको अभी लॉन्च किया जाएगा जून जुलाई में। इसको जो है लॉन्च करने का प्लान है। जून जुलाई 2023 में इसको लॉन्च करने का प्लान इसरो ने बनाया है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्ययन के लिए भेजा गया है। हाल ही में किसने पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक नई पुस्तक लिखी है? ये पुस्तकों से बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं। पुस्तक द पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक नई पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघनाथ देसाई इज द राइट आंसर। मेघनाथ देसाई के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। आप लोग याद कर लीजिएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। मेघनाथ देसाई के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, ये हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्री। ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये किताब लिखा है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात होगी। ब्रिटिश हाउ इकोनॉमिक्स अबंड द पुअर, तो ये किताब लिखा है
पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन्होंने किताब लिखी द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंड द पुअर नामक नई किताब लिखा है। अर्थशास्त्र के अनुशासन व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इस तरीके से किताब का नाम रखिएगा। चलिए इस तरीके के प्रश्नों को जरूर पढ़िए और सब लोग इसको लिख लीजिए, है ना, इन सारे प्रश्नों को और याद कर लीजिए, परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। सभी लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।